कहा कि अब हमारे भारत की बेटियां ज्यादा सेफ है। अभी रेसलर प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 6 महीने से। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े मेडल जीते, वो 6 महीने से जंतर मंतर बैठी है। उन्हें जंतर मंतर से भी निकाल दिया गया, प्रोटेस्ट करने का राइट भी छीन लिया गया। तब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारी बहनों को, जो पहलवान बहनें थी, उनको पूरा सपोर्ट था, लेकिन जिस लड़की ने, नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था, उसने तो अपना आरोप वापस ले लिया प्रोटेस्ट के तहत। लेकिन जो ये 3 पहलवानें थी, इन्होंने तो बैड टच का मुकदमा दर्ज कराया था कि हमें गलत तरीके से छुआ गया है। इन्होंने कोई रेप का, यौन शोषण का अपने ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। लेकिन जिस लड़की ने कराया था, उसके माता पिता ने, उस लड़की ने स्वयं ने कि भैया हमने तो ऐसा कोई FIR ही नहीं किया है। तो बताइए, जब उसने वापस ले लिया तो पहलवान चले गए। और दूसरी चीज, जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन होने वाला, तुमने पूरे संसद भवन घेर के एक दंगे की तरह माहौल क्रिएट किया, जैसे 26 जनवरी को लाल किले पे राकेश टिकैत ने किया था। वही चीज तुम संसद भवन पे करना चाह रहे थे। तो भाई साहब, कानून तो सबके लिए बराबर है। आपको ये थोड़ी ना कि आपकी आरती उतारी जाएगी, दंगाई को बुलाओगे, दंगा फैलाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपका जहां जगह थे, आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कौन आपको आके छेड़छाड़ कर रहा था? लेकिन उसी जंतर मंतर पे ये नारे लग रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ऐसे ऐसे नारे लगते थे, योगी जी को गाली देते थे। भाई, तुम प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रजभूषण जी के खिलाफ, लेकिन तुम मोदी योगी को टारगेट कर रहे हो, सरकार को। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे आई थी, बेटी हूं लड़ सकती हूँ, बेटी हूं लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी। लेकिन वो प्रियंका गांधी वहां नहीं गई जहां पे दलित साक्षी के साथ मर्डर हो गया। वहां पे ये लोग नहीं गए क्योंकि यहाँ पे इन्हें वो मिल रहा था, TRP, कांग्रेस चल रही थी। वहां पे क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पे एक मुसलमान लड़के ने मारा था उस बेटी को, इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम्हारे वोट बैंक है। तो ये सब चीजें भाई साहब, अगर आप चश्मा लगा के देखोगे मैं आम पब्लिक की तरह, तो आपको साफ दिख जाएगा कि हकीकत क्या है। जैसे अभी आपने बताया कि कांग्रेस का वोट बैंक है मुस्लिम्स। अब मोदी जी ने भी स्टार्ट किया कि पसमानदा मुस्लिम, जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे हैं, उन्हें अपने वोट बैंक में शामिल करना चाह रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मोदी जी पिछड़े मुसलमान हो या अगले मुसलमान हो या मिडिल क्लास के मुसलमान हो, वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। उन्होंने सीधा कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर मोदी जी ने कोई भी योजना लागू की तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया कि नहीं भैया तू हिंदू है, तू सड़क पे चलेगा, तू मुसलमान है, तू नहीं चलेगा, तुझे वैक्सीन लगाऊंगा, तुझे वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, तुझे गैस सिलेंडर दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। ऐसा कुछ नहीं किया। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था देख लो, पहले 10वें स्थान पे थी, आज 5वें स्थान पे। आज देख लो, हमारा GDP 7.2 पे ग्रोथ कर रहा है। महंगाई का आंकड़ा उठा के देख लो, 2 दिन पहले हमारी जो खुदरा महंगाई दर थी वो 4.5 है, और जो खाद्य महंगाई दर है वो 4.2 है। तो आप तमाम चीजें उठा के देख लो। ये लोग भाई साहब, कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस को पता है कि हम मोदी को नहीं हरा सकते क्योंकि मोदी जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, इसे हराना असंभव है। पर जैसे आपने कहा कि हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था ने बहुत प्रोग्रेस करा। जी हाँ। पर मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नई जॉब्स दिलाएंगे। तो ऐसे 9 साल हो गए, 18 करोड़ जॉब्स तो नहीं दिखी देश में। मैम देखिए, जॉब मतलब सरकारी जॉब नहीं होता, रोजगार भी होता है। कितने स्किल मिले हैं, रोजगार मेला लगा था, 70,000 नियुक्तियां पत्र मिल चुकी है, 8वां रोजगार मेला था। तो भाई साहब, देश की जनसंख्या भी तो देखो, लोग 4 बच्चे पैदा कर ले रहे, 5 बच्चे पैदा कर ले रहे, उनको शर्म नहीं आती कि अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हो और नौकरी देंगे मोदी जी। भाई साहब, बच्चे पैदा करो उतने जितने तुम संभाल सकते हो। बच्चे पैदा कर लोगे, इधर उधर घूमेंगे, कोई टायर का पंचर बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ऐसे बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? बच्चे इतना पैदा करो जितना पाल सकते हो। इतने बच्चे पैदा करोगे तो भाई साहब, मोदी सबको रोजगार नहीं दे सकता। जी हाँ। आपको क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 2024 में मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। आपके कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी ऐसा काम कर गए हैं, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। जैसे 2024 के बीजेपी मैनिफेस्टो में वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जी। और CA NRC भी लाएंगे। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, आपने UCC की बात की, तो UCC बहुत जरूरी हो चुका है। अगर अपने देश में, हमारे देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो सनातन पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? अगर उनको सब्सिडी मिलती है हज यात्रा पे, हिंदुओं को क्यों नहीं मिलती? अगर उनको चारों धाम, हमें चारों धाम पे क्यों नहीं मिल रही है? अगर मदरसे को मान्यता है तो गुरुकुल को मान्यता क्यों नहीं है? सबको एक कानून, एक अधिकार मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कह के गए हैं। तो ये चीजें जरूरी हो चुकी है देश के लिए। अगर अब नहीं हुआ तो कब होगा? कांग्रेस का काम है, एजेंडा वो वोट चाहिए उसे, तो अपना काम करते हैं। लेकिन देश के लिए जो जरूरी है वो कानून बनना चाहिए और सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए।
और CA-NRC के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, CA-NRC जो है वो बहुत पहले मोदी जी ने कह दिया था कि हमारे देश में जो अभी रह रहे हैं उनको कोई बाहर नहीं कर रहा है, लेकिन जो अदर कंट्री के मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, वो वहां से आ सकते हैं, यहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं। मुस्लिम नहीं, क्योंकि मुस्लिम वहां पे उनकी संख्या बहुत है, उनकी जनसंख्या बहुत है। लेकिन जो मैंने कहा, हिंदू, सिख, ईसाई, हिंदू, सिख, जैन, इन 3 समुदाय का सिर्फ एक ही देश है, वो हिंदुस्तान। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अगर उनकी इच्छा है तो उस धरती पे आके रह सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों के बहुत देश है, 57 कंट्री, इसलिए उनको यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जा सकती। आप ही बताइए, क्या ये गलत है? तमाम दुनिया के मुसलमानों को अगर यहाँ बुला लोगे तो फिर तो क्या रह जाएगा यहाँ पे? तो बहुत भसड़ हो जाएगी, बहुत रस हो जाएगा। इसलिए जरूरी है, जितनी जरूरी है हमें उतना ही CA-NRC कोई गलत नहीं है, ये देश हित में। ये बीजेपी जब से बनी थी तब से ये मुद्दा लेके चल रही है और मुझे पूरा भरोसा ये लागू करके रहे। संगोल जैसे नए पार्लियामेंट में एक हिंदू राष्ट्र का एक मैप चिपकाया गया, जिसमें हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब लोग हिंदुस्तान में ही दिखाया गया और नेपाल ने इस पे ऑब्जेक्शन भी जताई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो चीजें जो दिखाई गई है नक्शे में, वो चोल काल में जब वो हमारा भारत का नक्शा था तब का है, लेकिन इस समय जो हमारा अखंड भारत है वो दिखाया गया है। लेकिन जो कुछ लोग कथाकथित अपनी बयानबाजी करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जब संगोल की स्थापना की तो वहां पे हिंदू भी जाके पूजा किया, मुसलमान भी जाके कुरान के पाठ किया, तमाम समुदाय के लोग गए, अपना जो भी कुछ करना था किया। तो अगर मोदी जी को ऐसी बातें थी तो वो तो हिंदू को बुलाते, मुसलमान भाइयों, सिख भाइयों को और ईसाई भाइयों को क्यों बुलाए? क्योंकि उनको सबको साथ लेके चलने की एक संकल्प है और वो पूरा कर रहे। लेकिन जिसका प्रोपोगंडा कई लोगों ने तो इसको बायकॉट कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, पर उसमें उद्घाटन में मत जाओ भाई, कौन तुम्हें बुला रहा है? लेकिन जो मोदी जी करते हैं वो अच्छा काम करते हैं, मैं पूरा साथ देता हूँ उनका। अब आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी के लिए 2024 इलेक्शंस में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक कोalition फॉर्म कर रही हैं, वो मिलकर लड़ना चाह रही है बीजेपी के अगेंस्ट? देखिए, अगर वो मिलकर लड़ना चाह रही है तो आप सीधा समझ सकते हो कि वो हार चुके हैं। अगर उनके अंदर हिम्मत होती तो अकेले लड़ सकते थे। अगर 2-3 का सहारा लेकर तुम एक बंदे से लड़ने जा रहे हो, इसका मतलब तुम पहले हार चुके हो, तुम्हें जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। और ये गठबंधन 2019 में हुआ था, अखिलेश यादव, कांग्रेस, मायावती सब हो गए थे यूपी में, लेकिन मोदी जी को नहीं हरा पाए, क्योंकि मोदी जी ने काम करके दिखाया था यूपी में, योगी जी ने। इसलिए सब एक भी हो जाए, महागठबंधन कोई भी आ जाए, इनका सिर्फ एक है, ये भ्रष्टाचार की खिचड़ी पका रहे हैं। इनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं लूट पा रहे गरीबों का, इसलिए इनकी दाल नहीं गल रही है। ये गरीबों की दाल की नहीं सोचते, ये अपनी सोच रहे कि मेरी दाल क्यों नहीं गल रही है। इसलिए इनका प्रोपोगंडा, ये कभी नहीं, कोई भी गठबंधन कर ले, ये चुनाव अब नहीं जीत सकते, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके, लोग समझ चुके कि क्या है क्या नहीं है।